बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बायोकेमिस्ट अहमद अली मेमोन एंड आप देख रहे हैं अहमद रज़ा अकेडमी। आज हम अप्लाइड न्यूट्रिशन का यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन द लिवर डिजीज़। कि जो लिवर डिजीज़ है हम उसमें कौन सी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और कौन सी न्यूट्रिशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर थोड़ा आप इन डायग्राम्स पे फोकस करें कि ये एक हेल्दी लिवर है, आप इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक हैप्पी लिवर आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या होगा, आपको सैड मायूस लिवर नज़र आएगा, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रिशन है वो आपको इंडिकेट करवा रही है कि ये जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेल्दी नहीं है। और ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो नेचुरल फूड्स वगैरह हैं, ये जो ले रहे हैं, ये जो फैट वगैरह की वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मोस्ट बेनिफिशियल है फॉर द हेल्थ। तो इस वजह से ये जो लिवर है वो क्या है, हेल्दी है और ये अनहेल्दी लिवर है। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि कौन सी न्यूट्रिशन हमें लेनी चाहिए और ये जो लिवर डिजीज़ है वो हमें किस तरह हो सकती हैं, कौन कौन सी लिवर डिजीज़ हैं। और उसके अलावा गाल स्टोन किस तरह हमारी गाल ब्लैडर में फार्म होता है, और गाल स्टोन की कंडीशन में हमें कौन सी फूड न्यूट्रिशन वगैरह लेनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। These are the objectives. In the last of this unit, students will be able to understand the list of function of the liver, कि जो liver है वो कौन से नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा हम बात करेंगे हेपाटाइटिस की, कि हेपाटाइटिस क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से हैं, सिरोसिस क्या होती है, ऑन एंड एंसेफेलोपैथी क्या होती है, और उसमें हम कौन सी डाइट ले सकते हैं, डाइट को किस तरह हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस की, जो लिवर डिजीज रिलेटेड टू द डाइट इन द लिवर डिजीज इन द कम्युनिटी। और उसके अलावा हम बात करेंगे गाल स्टोन मैनेजमेंट की, कि गाल स्टोन अगर हो गई है तो उसमें हम कौन सी न्यूट्रिशन लें और कौन सी न्यूट्रिशन को हम अवॉइड करें। और इन द लास्ट ऑफ दिस यूनिट वी विल डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द लिवर डिजीज। अगर हम लिवर की बात करें कि लिवर है क्या, तो लिवर को कहा जाता है लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक सेंटर। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं। और उसके अलावा लिवर को कहा जाता है लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन दैट परफॉर्म्स न्यूमरस एसेंशियल फंक्शंस टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। जो फंक्शंस, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन रखते हैं, ऐसे प्रोसेस वो सारे के सारे कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, लिवर के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो इसी वजह से लिवर को कहा जाता है लिवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज़ अ वाइटल ऑर्गन, लिवर इज़ अ मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर हम मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात करें लिवर के, तो लिवर कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज की लेवल है, जो कार्बोहाइड्रेट की लेवल है हमारी बॉडी में, वो रेगुलेट हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ लिवर। क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, वो लिवर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है अपने पास। फिर जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो फिर उस टाइम क्या करता है, ये जो लिवर है इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। फिर वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और सेल्स उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरह हुआ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया किसमें, ग्लाइकोजन में, और उसको स्टोर कर दिया अपने पास। फिर जब नीड पड़ी हमें ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की, एनर्जी की, तो उस वक्त किया किया इसने इसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दिया ताकि हम एनर्जाइज हो सकें। और उसके अलावा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, जो हम फूड वगैरह लेते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं, फिर उस प्रोटीन को क्या किया जाता है, उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है अमाइनो एसिड्स में, जो उनके एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर जो प्रोटीन्स जब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर जो हमें प्रोटीन चाहिए होती है, जो हमें नीड में होती है, तो फिर क्या होती है, उस अमीनो एसिड से वो प्रोटीन्स बन जाती हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर ना ग्लाइकोजन है ना ग्लूकोज है, तो फिर क्या होता है, वो अमीनो एसिड्स यूज़ हो जाते हैं एज अ एनर्जी पर्पस। उन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और वो अमीनो एसिड्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं।
और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, जो लिवर है फैट का मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। उसमें क्या होता है, जो फैट वगैरह होती है उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है लिवर, जिसे ट्राइग्लाइसराइड्स हो गए। जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है फैटी एसिड्स में एंड ग्लाइसरॉल में, और फिर उनको यूज़ करके क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करवाता है। उसके अलावा जो लिवर है डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन किसको कहते हैं हम, कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, या तो उनको बॉडी से ही एलिमिनेट करे, रिमूव कर दे, फिल्टर कर दे ब्लड से ही, या फिर क्या करे, उनकी जो नेचर है, जो उनकी केमिस्ट्री है उसको चेंज कर दे, कि जो हार्मफुल है उनको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर दे। तो ये फंक्शंस करता है लिवर। तो फिल्टर टॉक्सिन्स, रिमूव टॉक्सिन्स सच एज अल्कोहल, मेडिकेशंस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो लिवर क्या करता है, उनको फिल्टर कर देता है टॉक्सिन मटेरियल्स को, और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट वगैरह हैं, जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उन सबको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, और फिर उनको क्या करता है, रिमूव आउट कर देता है। और उसके अलावा अगर वो रिमूव आउट नहीं करता तो फिर क्या करता है, उनको लेस हार्मलेस में कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो हमें कोई नुकसान ना दे। उसके अलावा प्रोडक्शन एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो जो लिवर है वो प्रोडक्शन भी, कुछ चीज़ों की प्रोडक्शन भी करता है, और उसके अलावा उनको स्टोर भी करके रखता है अपने पास, फिर जब हमें उनकी नीड पड़ती है तो उनको क्या करता है, ब्लड में रिलीज कर देता है। तो प्रोड्यूसिंग बाइल, बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम ये है कि जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म करवाना, उसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाना। तो लिवर क्या करता है, बाइल की प्रोडक्शन करता है, फिर बाइल क्या करता है, वो आके इंटेस्टाइन में जो फैट है उसकी डाइजेशन और उसके अलावा उसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। स्टोरिंग द ग्लाइकोजन, पहले ही हमने बात की, जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन होती है, एक्स्ट्रा लेवल होती है, फिर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है लिवर किस में, ग्लाइकोजन में, और उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट सर्व एज ए रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स। स्टोरिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल को स्टोर करता है, जैसे विटामिन डी हो गया, आयरन हो गया एंड कॉपर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, लिवर परफॉर्म कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाती है फिर हम सफ़र करते हैं किसी डिजीज़ से। तो लिवर इज़ अ मोस्ट वाइटल आर्गन। ब्लड रिलेटेड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो ब्लड से रिलेटेड हों। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब कभी इंजरी हो जाती है हमें, फिर चाहे वो इंजरी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो हम फिर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जो ब्लीडिंग होती है तो फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो ब्लड स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, वो क्लॉट हो जाती है। तो ये लिवर क्या करता है, ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है ब्लड में, जो क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती तो फिर क्या होगा, डेथ हो सकती है किसी पर्सन की। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए लिवर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रोनिजिन हो गई, या प्लेटलेट्स वगैरह होंगे, ये क्या करते हैं, ये जाके करते हैं, जो ब्लीडिंग जहाँ से हो रही है वहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो लिवर प्रोड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन व्हिच हेल्प द रेगुलेट ब्लड क्लॉटिंग। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, और उसके अलावा जो लिवर है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं जिनको एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। फिर लिवर क्या करता है, उनको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये क्या करते हैं, जाके वेसल की कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं। फिर क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है। और उसके अलावा क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको भी इंक्रीज कर देता है, उनको भी कंट्रोल कर देता है लिवर, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। रिमूविंग ओल्डर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज की जो लाइफ है आपको उसका पता है, 90 से 120 डेज तक वो हमारी बॉडी में रहते हैं, ब्लड में रहते हैं। फिर क्या होते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, और उनको वो क्या कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं। तो रिमूव
old damaged red cells from the bloodstream. This process is known as phagocytosis by the help of phagocytes or Kupffer cells. जो आरबीसीज हैं, ओल्ड आरबीसीज जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है और वो डैमेज हो गए, फिर उनको जो जो कुफर सेल्स हैं, कुफर सेल्स लिवर को कहते हैं, लिवर सेल के कुफर, उसको कुफर सेल्स भी कहते हैं। ये कुफर सेल्स क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो जो ओल्डर सेल्स हैं आरबीसीज के जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, और जो डैमेज सेल्स हैं या हैं, तो उनकी लाइफ तो है लेकिन वो डैमेज हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, उनको भी ये क्या कर देगा, फेगोसाइट कर देगा, ताकि वो कोई प्रॉब्लम और कोई डिजीज़ वगैरह क्रिएट ना करें। इम्यून सिस्टम फंक्शंस, और उसके अलावा जो लिवर है वो इम्यून से रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे एक्टिवेटिंग इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करवाता है लिवर। किस तरह करता है, लिवर के सेल के सरफेस पर क्या होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं। जब कोई एंटीजन आता है तो उनके सरफेस पे कुछ मालिकुलर पैटर्न्स होते हैं जिनको कहा जाता है पैथोजन एसोसिएट मालिकुलर पैटर्न। वो उनको पहचान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। कौन, ये कुफर सेल्स, जिनको जैसे TNF अल्फा हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया। ये क्या करते हैं, वो ये जाके करते हैं, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं कि बॉडी में पैथोजन आया है, आपको एक्टिवेट होना है। फिर क्या होता है, ये जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो और फिर वो क्या करते हैं, वो आके फेगोसाइटोसिस करवाते हैं इन पैथोजन की। प्रोड्यूसिंग इम्यून फैक्टर्स सच एज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विच हेल्प द फाइटिंग इन्फेक्शंस। कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी से मिलकर सेल की ब्रेक डाउन करवाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह की लाइसिस वगैरह करवाती हैं। तो उनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। रिमूविंग पैथोजेंस, अगर हमारी बॉडी के इनसाइड कोई पैथोजेंस वगैरह आ गए, जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गया, तो फिर क्या होगा, ये सेल्स उनको फेगोसाइड कर देंगे, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अब अगर हम लिवर के डिजीज़ की बात करें कि कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं लिवर के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फ्लामेटरी लिवर डिजीज़, तो सबसे पहला है हेपाटाइटिस। तो अगर आप कहीं पे एड्स देखें, ITS, एड्स इंडिकेट द इन्फ्लामेशन, और हेपा मीन्स हेपा indicate the liver. It means inflammation of the liver. Hepatitis means inflammation of the liver. So inflammation of liver often caused by the viral infection. तकरीबन जो इन्फ्लामेशन होता है लिवर का, वो वायरस की वजह से होता है। वायरस क्या करता है, इन्फेक्शस करवाता है लिवर के ऊपर, और फिर क्या होता है, उसको हम कहते हैं हेपाटाइटिस। उसकी वजह से क्या होता है, जब कभी कोई एंटीजन कोई इन्फेक्शन वगैरह क्रिएट करते हैं किसी भी आर्गान में, किसी टिश्यू में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इन्फेक्शन को, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जिसको कहा जाता है इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन क्या करता है, जाके उस इन्फेक्शन को, उन एंटीजेंस वगैरह को किल करता है। तो अगर ये इन्फ्लामेशन ज़्यादा टाइम तक चला, तो फिर क्या होगा, ये जो आपके जो हेल्दी सेल्स हैं लिवर के, वो भी डैमेज हो जाएंगे। अगर ये जो हेपाटाइटिस हो, ये लिवर का इन्फ्लामेशन हुआ है, वो इम्यून सिस्टम की वजह से हुआ है, कि जो इम्यून सेल्स हैं उसने क्या किया है, लिवर के हेल्दी सेल्स को किल कर दिया है, उस पर अटैक किया है, तो उसको कहेंगे हम ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। अगर वो इन्फ्लामेशन है जो हेपाटाइटिस की वजह से हुआ है, तो उसको हम कहेंगे हेपाटाइटिस। और उसके अलावा अगर वो इन्फ्लामेशन इम्यून की वजह से हुआ है, इम्यून सेल्स की वजह से हुआ है, तो उसको हम कहेंगे ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। और हेपाटाइटिस के अगर हम टाइप्स की बात करें, तो उसके 5 टाइप्स हैं, जिसमें से 2 B एंड C तो मोस्ट कॉमन होते हैं। A B C D E, दीज आर द टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस। उसके अलावा फैटी लिवर डिजीज़, जो लिवर है वो फैटी हो जाता है, उसमें क्या होता है, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है एक्सेस अमाउंट में, फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं फैटी लिवर, जिसको हम कहते हैं स्टीओसिस भी कहते हैं हम इसको। तो अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लिवर सेल्स ऑफन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, इसमें ओबेसिटी, डायबिटीज़ टाइप 2 हो गया,
और एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन वगैरह की वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा सिरोसिस एंड फाइब्रोसिस ये भी लिवर की एक एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। लिवर फाइब्रोसिस स्कैरिंग ऑफ द लिवर टिश्यूज विच कैन लीड सिरोसिस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर हम लिवर फाइब्रोसिस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो गया। इसमें क्या होता है, जो लिवर है उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उसकी जो फिजियोलॉजी वो चेंज हो जाती है। इसमें उसका जो सरफेस है बिल्कुल रफ हो जाता है और उसका जो कलर वगैरह बहुत चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि ये जो लिवर है वो सफ़र कर रहा है डिजीज से, क्रोनिक डिजीज से, उसकी वजह से क्या हुआ है, सिरोसिस हुआ है। याद रखिएगा कि जो सिरोसिस होता है वो क्या है कि लिवर क्रोनिक डिजीज़ है। वो लंबे अरसे तक चल रही होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, हमने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाई, तो फिर क्या होगा, लिवर फाइब्रोसिस होगी, हेपाटाइटिस होगी, और उसके अलावा इन द लास्ट लिवर सिरोसिस होगी। जो ये क्या है, लास्ट स्टेज है इसकी लिवर की। इसमें लिवर काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी अल्टर हो चुकी होती है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जॉइंटस की, जॉइंटस में क्या होता है, जो बंदा है, जो पर्सन है, उसकी जो स्किन का कलर है, जो स्किन टिश्यूज होते हैं उनका जो कलर है बिल्कुल येलो हो जाता है। और उस बंदे की जो आइज़ हैं वो भी बिल्कुल क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। उसमें होता क्या है, उसमें जो बाइल पिगमेंट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। फिर क्या होता है, उसका जो कलर है बिल्कुल येलो हो जाता है। आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। तो jaundice is characterized by the yellow color of the skin and tissues. In jaundice, the blood level of the bile pigments are high. इसमें क्या होता है, जो पिगमेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है ब्लड में। दिस फ्रीक्वेंट साइन ऑफ लिवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज। ये जो लिवर जो जॉन्डिस है, ये जो येलो कलर है, वो इंडिकेट करता है साइन ऑफ लिवर एंड बाइलरी ट्रैक्ट। या तो लिवर की डिजीज है, या तो ये जो ट्रैक्ट है जिसके थ्रू ये बाइल फ्लो होता है उसमें कोई मसला हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जॉन्डिस हुई है। डिक्रीज फंक्शन ऑफ द लिवर और ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर लीड्स जॉन्डिस। या तो लिवर का फंक्शन डिक्रीज हुआ है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है किसमें, फ्लो ऑफ द बाइल। ये जो बाइल का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो इसी वजह से क्या हुआ है, जॉन्डिस हो गई है। और इन द लास्ट, एंड स्टेज लिवर डिजीज। ये एक एंड स्टेज है लिवर डिजीज की। इसमें क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाती है। माल न्यूट्रिशन क्यों हो जाती है, क्योंकि लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, विटामिन्स को, मिनरल्स को। तो जब लिवर डैमेज होता है, वो उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो मॉर्फोलॉजी है, चेंज हो जाती है। तो फिर क्या होता है, वो माल न्यूट्रिशन का बंदा शिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें ना ग्लाइकोजन होती है, ना विटामिन्स वगैरह, ना मिनरल्स वगैरह होते हैं इतने जो उसकी नीड को, उसकी डिमांड को पूरा कर सकें। और उसके अलावा है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल एक वीन है जो क्या करती है, लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। उसमें क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और उसके अलावा क्या होता है, जो एसाइटिस एक कंडीशन है, उसमें क्या होता है, जो बंदा है ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिरोसिस की कंडीशन में होती है। जब सिरोसिस हो जाता है लिवर का, इट मीन्स काफ़ी लिवर डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एसाइटिस हो जाता है। जो बंदा है उसका जो एब्डोमिनल रीजन है वो फूल जाता है, वो उसमें स्वेलन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है। जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो एब्डोमिनल रीजन है बंदे का स्पेस है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है। जब फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो जाती है तो क्या होता है, उसका एब्डोमिनल रीजन स्वेलन, उसमें स्वेलन हो जाती है। वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, और उसको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो डायाफ्राम है उस पर प्रेशर पड़ता है। जब डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ता है तो नीचे क्या है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है, और ऊपर क्या है, एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। फिर क्या होता है, वो बंदा तकलीफ वो सफ़र करता है सांस लेने में। हेपाटिक एनसेफालोपैथी। अगर हम हेपाटिक एनसेफालोपैथी की बात करें तो ये क्या होती है,
ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो लिवर है और उसकी जो कंडीशन है वो अल्टर हो जाती है। जब उसकी लिवर की कंडीशन अल्टर हो जाती है तो जो बंदा है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी अल्टर हो जाती है। क्यों अल्टर हो जाती है? जो लिवर है, हमने पहले ही बात की, मेटाबॉलिक सेंटर है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो जो जैसे अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक गैस होती है। अगर वो डिफ्यूज़ हो गई न्यूरॉन में तो न्यूरॉन को डैमेज कर देगी। अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो फिर क्या होगा, जो कॉन्शियसनेस की लेवल है बंदे की वो भी रिड्यूस हो जाएगी, उसमें वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, हेपाटिक एनसेफालोपैथी होती है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्शियसनेस की लेवल है वो भी अल्टर होती है, वो फेल हो जाती है। और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है, ग्लूकोज जो कंसंट्रेशन है वो भी अल्ट्रेशन, उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, वो भी अल्टर हो जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लेकिन अब लिवर ही डैमेज हो चुका है तो क्या होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन नहीं होगी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। और फैट माल एब्जॉर्प्शन, जो बाइल वगैरह हमने पहले ही बात की, जो बाइल होती है वो क्या करती है, फैट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करवाती है। अगर बाइल ही नहीं बनेगी, लिवर हेल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, फैट की जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या होगा, वो भी अफेक्ट होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं सॉरी, लो लेवल ऑफ द प्लेटलेट्स। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारी ब्लड के अंदर, फिर क्या होता है, उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्योंकि हमने पहले ही बात की, जो लिवर है वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हो गया, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो उस कंडीशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और लिवर की डिजीज़ में ये अक्सर होता है। और विद एनीमिया, एनीमिया कहते हैं लो नंबर ऑफ द आरबीसीज, और जो हमारे आरबीसीज हैं या तो वो कम मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं या एबनॉर्मल प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको कहते हैं हम एनीमिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद एनीमिया, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स की भी कमी होगी और आरबीसीज की भी कमी होगी। केकेजिया कहते हैं वेस्टिंग ऑफ द मसल्स। इसमें क्या होता है, बंदे की जो मसल्स हैं पेशेंट की वो लॉस हो जाती हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, बंदा बिल्कुल वीक हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसका एब्डोमिनल रीजन है वो क्या है, उसमें स्वैलन हो गई है। स्वैलन क्यों हुई है? क्योंकि इसमें जो फ्लूइड है उसकी अक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गई है। ये जो एब्डोमिनल रीजन है इसमें अगर आप देखें तो ये जो इसका एब्डोमिनल रीजन है ये इसमें स्वाइलन हो गई है, क्योंकि इसमें अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गई है। और अगर इसकी आप मसल की स्ट्रक्चर देखें तो इसकी मसल्स, आम बाजों की मसल्स और टांगों की मसल्स जो हैं ये बिल्कुल लॉस हो गई हैं। इसमें क्या हुआ है, इसकी मसल्स वेस्ट हो गई हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसाइटस। इसमें क्या हुआ, फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसमें, एब्डोमिनल रीजन में, इसकी मसल्स वेस्ट हो जाती हैं। आप ये सारी कंडीशंस इस पर्सन में देख सकते हैं। और इसको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो एब्डोमिनल रीजन है इसके अंदर फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हो गई है। और एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी के दरमियान क्या होता है, एक लेयर होता है, एक सेपरेशन होती है, पार्टीशन होती है, जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे आ जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये जो डायाफ्राम है नीचे की तरफ आता है। लेकिन नीचे अब क्या है, नीचे फ्लूइड की अक्यूमुलेशन होगी तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होगा, डायाफ्राम नीचे नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत होगी। विटामिन मिनरल डिफिशिएंसीज एंड हेपाटिक फेल्यूर, जब लिवर फेल हो जाता है तो क्या होता है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। क्योंकि ये लिवर क्या करता है, लिवर इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है, फिर जब नीड पड़ती है तो उनको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, बी, और उसके अलावा जिंक हो गया, मैग्नीशियम, आयरन और पोटाशियम, फास्फोरस वगैरह। इन सारी चीज़ों को लिवर क्या करता है, उनको स्टोर करके रखता है। लेकिन जब लिवर फेल होता है तो फिर इन सारी चीज़ों की हमारी बॉडी में अंदर कमी हो जाती है। हम कौन सी टेस्ट्स करवा सकते हैं लिवर की फिजियोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए? तो सबसे पहले एलएफटी करेंगे। एलएफटी में क्या होता है, आपको सारे पैरामीटर्स मिलेंगे जो लिवर में
प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, और क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें आपको लिवर फंक्शन टेस्ट में मिल जाती हैं। तो उसमें हमें एंजाइम्स की टेस्ट का पता चलता है, प्रोटीन्स का पता चलता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का पता चलता है, और सीबीसी इट मीन्स जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं उनका भी पता चल जाता है, आरबीसीज का पता चल जाता है कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर लिवर डिजीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, ये एंजाइम्स जिसको एल टी एस टी एल पी एन एल डी एस कहते हैं हम, इनकी कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। और सीरम एंड यूरिनरी जो बिलीरुबिन है, वो उनकी कंसंट्रेशन भी आपको सीरम में भी ज़्यादा मिलेगी, और जो यूरिन है उसमें भी आपको ज़्यादा मिलेगी। अल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी प्रोटीन्स की, और थ्रोम्बिन टाइम जो वो बढ़ जाएगा, जिसको हम पीटी कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए, प्रोथ्रोम्बिन्स कम हो गए, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ जाएगा। और कौन से फूड्स हैं जो हमें लेनी चाहिए डाइट जो, सबसे पहले क्या करना है, हमें हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन लेनी है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, लिवर की मसल्स डैमेज हो चुकी होती हैं, उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो इसीलिए जब हम हाई क्वालिटी की प्रोटीन्स लेंगे तो क्या होगा, हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन रीजनरेट करेंगे सेल्स एंड मसल के मास को मेंटेन करेंगे लिवर के। तो इस स्पेशली इन सिरोसिस कंडीशंस, सिरोसिस पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम द मसल वेस्टिंग, इसमें क्या होता है, मसल की वेस्टिंग हो जाती है लिवर सिरोसिस में, जिससे हमने पहले ही बात की कि जो एक बंदा है उसकी मसल वेस्ट हो गई हैं, और उसके एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन वगैरह हो गई। ये सारी कंडीशंस आपको मिलेंगी लिवर सिरोसिस के केस में। और कौन से फूड्स हैं जहाँ से हम हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन ले सकते हैं, फिशेज़ हो गई, चिकन, तुर्की वगैरह। और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लिवर डिजीज रिकमेंडेड दैट 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे, जितना बंदे का वेट है उस 1 ग्राम के उसके ग्राम के ऊपर आपको क्या करना है, 1.2 और 1.5 ग्राम किलो के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रोटीन लेनी है डेली बेसिस पर। और वो क्या करेगी, प्रोटीन टू प्रिवेंट द माल न्यूट्रिशन इन द लिवर डिजीज। फिर क्या होगा, जो प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगी आपकी बॉडी में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लाइकोजन वगैरह कहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेना है जो कॉम्प्लेक्स हो, जो कंप्लीट हो। उसमें क्या होगा, जो आपकी बॉडी है वो ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए, एंड प्रोटीन को क्या करेगी, प्रोटीन को यूज़ करेगी रीजनरेशन ऑफ द न्यू सेल्स एंड मसल्स। तो अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो फिर क्या होगा, वही बॉडी प्रोटीन को यूज़ करेगी एज ए एनर्जी, और अमोनिया की प्रोडक्शन होगी, फिर मसले होंगे, और जो न्यू सेल्स हैं, जो न्यू मसल्स हैं लिवर की, वो भी वो भी क्या होगा, वो नहीं जनरेट हो पाएंगी, और लिवर का मसला चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा, क्या करना है, आपको हाई क्वालिटी वाली प्रोटीन लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। और इनके सोर्सेज क्या हैं, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड एंड फ्रूट्स वगैरह आपको लेने हैं। हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 हो गया। ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड है जो फैट की एक्यूमुलेशन होने नहीं देता लिवर के ऊपर, और जो लिवर में इन्फ्लामेशन है उसको भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, स्पेशली इन फैटी लिवर डिजीज़। इसके हेल्दी सोर्सेज कौन से हैं, ओलिव ऑयल एंड फैटी फिशेस वगैरह। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, और उसके अलावा हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेने हैं जो हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करें। एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड फिनोल्स न्यूट्रलाइज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू विच डैमेज लिवर सेल्स। ये क्या करते हैं, फिनोल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या कर सकती है, लिवर के सेल्स को डैमेज कर सकती है, और उसके अलावा गाल स्टोन की फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये जो विटामिन सी, विटामिन ई एंड पॉलीफिनोल्स हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लिवर है वो प्रिवेंट हो जाता है। इसके सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, बेरीज, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह। The World Gastroenterology Organization highlights that antioxidants slow fibrosis progression in the chronic liver disease. जो लिवर फाइब्रोसिस है उसकी जो प्रोग्रेशन है, जो उसकी स्पीड है, उसको स्लो डाउन कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। हाई फाइबर फूड्स, हाई फाइबर फूड्स बाइंड्स with toxins and fats,
जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो टॉक्सिन से उनसे जाके बाइंड हो जाते हैं, एंड जो एक्स्ट्रा फैट है उससे बाइंड होकर क्या करते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करते हैं और लिवर को फैटी होने से प्रिवेंट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं वेजिटेबल्स, लेज्यूमिनस, नट्स एंड सीड्स वगैरह। The research shows a high fiber diet reduces liver fat and insulin resistance in the patient with the liver disease. एडिक्वेट हाइड्रेशन, आपको क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करना है। उसमें क्या करना है, आपको फ्लूइड्स वगैरह लेने हैं जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें, डिहाइड्रेट होने ना दें। वो हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर हेल्प्स फ्लश आउट टॉक्सिन्स, ये जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो क्या करता है, टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, विच कैन वर्स लिवर डिजीज सिम्टम्स, और जो लिवर डिजीज के सिम्टम्स हैं उनको भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। सोर्सेज वाटर, हर्बल टी एंड डाइल्यूटेड फ्रूट जूसेस। The American Liver Foundation recommends at least 8 glass of water per day to support liver detoxification. आपको क्या करना है, कम से कम 8 गिलास लेने हैं रोज़ाना। फिर क्या होगा, जो ये जो वाटर है ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर की हेल्प करता है। और ये ऐसी राइट्स हैं जिनको हमें नहीं लेना चाहिए लिवर डिजीज़ में, क्योंकि ये जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट लिवर सेल को डैमेज करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। और हाई सोडियम फूड्स में क्या होता है, जो सोडियम है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है हमारा। तो उसकी वजह से हमें हाई सोडियम फूड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि एक्सेस सोडियम काज एसिटस fluid buildup in the abdomen and worsen high blood pressure in the liver disease। और क्या होता है, लिवर डिजीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कौन से फूड्स हैं जो कंटेन हाई सोडियम प्रोसीड फूड्स, चिप्स, फैट्स एंड फूड एंड साल्ट स्नैक्स। Saturated fats and trans fats, these are the bad fats. They are unhealthy fats. They can accumulate in the liver, cause insulin resistance and inflammation. And the foods which contain saturated and trans fats are fried foods, butter, margarine, processed meat and commercial baked goods। रेड मीट को हम क्यों मना करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सेस अमोनिया होती है, टॉक्सिक्स होते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। और अगर ज़्यादा अमोनिया होगी तो फिर क्या होगा, वही न्यूरॉन की ड्रेनेज डिस्ट्रॉइंग का मसला वगैरह। और लिवर का मेटाबॉलिज्म तो ऑलरेडी अल्टर है, तो इसमें क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से रेड मीट को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको पहले ही पता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्या होगा, एनसेफेलोपैथी होगी। ब्रेन का फंक्शंस जो है वो अल्टर हो जाता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी जो लेवल है वो अल्टर हो जाती है। कौन से फूड को हमें मीट को अवॉइड करना है, बीफ हो गया, लैम्ब एंड आर्गन मीट वगैरह। कार्बोनेटेड एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये एक ऐसे फूड्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करते हैं, उसको अल्टर करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, स्वेलन होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है हमारा बॉडी वगैरह। तो उसमें हमें क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, जैसे कोला, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स एंड एक्सेस कॉफ़ी वगैरह हो गई। इन चीज़ों को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। साइंटिफिक बेसिस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वार्न्स अगेंस्ट हाई कैफीन इनटेक लिवर सिरोसिस पेशेंट। आपको क्या करना है, कम से कम जो आपको क्या करना है, कैफीन को रिड्यूस करना है लिवर सिरोसिस की कंडीशन में। और उसके अलावा अगर हम गाल स्टोन की बात करें कि गाल स्टोन किस तरह क्रिएट होती है, से फॉर्म होती है गाल ब्लैडर के अंदर, और कौन सी न्यूट्रिशन है जो गाल स्टोन काज करवा सकती है, उसकी फॉर्मेशन करवा सकती है, और उसके अलावा कौन सी न्यूट्रिशन है जो हमें इस गाल स्टोन से प्रिवेंट कर सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द गाल स्टोन। द डाइटरी फैक्टर्स दैट may increase the risk include cholesterol, saturated fats, refined sugar and possible legumes। इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेंगे हम, सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेंगे, शुगर्स वगैरह ज़्यादा लेंगे, तो फिर क्या होगा, ये
गाल स्टोन की सिंथेसिस करवा सकते हैं, फार्मेशन करवा सकते हैं। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्रिस्टलाइज की फॉर्म में हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, फिर क्या होता है गाल स्टोन की सिंथेसिस हो जाती है, फार्मेशन हो जाती है। तो उसके इसलिए क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें लिमिट में लेनी है। ओबेसिटी इज़ आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द गाल स्टोन, क्योंकि इस ओबेसिटी में भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है, फैट की लेवल बढ़ जाती है, तो इसी वजह से ये गाल स्टोन काज करवा सकती है। और अब हम बात करते हैं कौन से फूड्स हैं, कौन सी डाइट है जिसकी वजह से हम प्रीवेंट हो सकते हैं, जो इसकी वजह से हम गाल स्टोन को प्रीवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स जो अनसेचुरेटेड हों, और उसके अलावा मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स वगैरह लेंगे, फाइबर्स एंड कैफीन लेंगे, और उसके अलावा वेजिटेबल्स लेंगे। इसमें क्या होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जाके जो गाल स्टोन है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको उससे हमें प्रिवेंट करते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दैट माइट हेल्प प्रिवेंट गॉलस्टोन इंक्लूड विटामिन सी। अब विटामिन सी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है विटामिन सी। और ये विटामिन सी क्या करती है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्रिस्टलाइजेशन से हमें प्रिवेंट करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी हमारी गॉल ब्लैडर के अंदर, फिर क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्रिस्टलाइज के फॉर्म में क्रिस्टल्स बनाता है। तो ये जो विटामिन सी है वो इनहिबिट करता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को, और फिर क्या होता है, जो गाल स्टोन है वो भी नहीं बनती। और उसके अलावा आयरन, आयरन एक आल्सो क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाला मिनरल है। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करती है, ये भी गाल स्टोन की फॉर्मेशन करवा सकती है। और ये आयरन क्या करता है, उसको जाके रिड्यूस करता है, फिर क्या होता है, गाल स्टोन की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर हम थोड़ी इसकी इसकी रीडिंग करें तो आयरन इम्प्रूव द बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, इट मीन ये क्या करता है, बाइल का जो मेटाबॉलिज्म उसको इम्प्रूव करता है, और रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। आयरन हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दैट कैन लीड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन gallbladder which may contribute gallstone formation। एप्पल्स आर द सोर्स ऑफ पैक्टिन। याद रहे कि पैक्टिन जो है एक ऐसा मटेरियल है, ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा बाइल है, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं उनसे जाके बाइंड हो जाता है, फिर क्या होता है, वो उनको बॉडी से थ्रू द स्टूल एलिमिनेटेड कर देता है। अगर एक्स्ट्रा बाइल और टॉक्सिन वगैरह रिलीज हो गए हमारी बॉडी से, आउट हो गए, तो फिर क्या होगा, जो गाल स्टोन की फॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। एंड एडिशन अगर हम बात करें टर्पीन्स की, तो टर्पीन्स हमें प्लांट से मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये आल्सो गाल स्टोन को डिसॉल्व करते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन उनको डी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले सॉल्युबलाइजेशन, ये जो कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन है उसको सॉल्युबल बना देते हैं टर्पीन्स। फिर क्या होता है, अगर वो सॉल्युबल हो गए तो फिर वो हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो सकते हैं। और उसके अलावा ये क्या करता है, बाइल का जो फ्लो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। कैसे कि टर्पीन्स में इम्प्रूव द बाइल फ्लो, जो उसका फ्लो है उसको इम्प्रूव करता है, उसको बेटर करता है, हेल्पिंग टू फ्लश आउट गाल स्टोन। तो उसकी वजह से क्या होता है, गाल स्टोन की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि अक्यूमुलेशन नहीं होती है बाइल वगैरह की। और उसके अलावा जो टर्पीन्स होती हैं वो उनके अंदर क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इफेक्ट होता है। उससे क्या होता है, जो टर्पीन्स हैं वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और इन्फ्लामेशन जो है वो गॉलब्लैडर की स्टोन का काज करवा सकता है। तो ये था टर्पीन्स जो गाल स्टोन को डिस्ट्रॉय करने में, डिसॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। और इन द लास्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ नर्स इन द लिवर डिजीज़ के, जो नर्स है उसका रोल क्या है लिवर डिजीज़ में, तो सबसे पहले क्या करना है, नर्स को उसको एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले उसको खामोश होकर सुनना है, पेशेंट को उससे हमदर्दी जतानी है। फिर क्या करना है, आपको उसकी क्लिनिकल असेसमेंट करनी है, उससे मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको अगर अपनी सेहत का ख्याल है, और अगर आप अपनी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, यानी आपको सारी चीज़ें उसकी नोट करनी है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है,
उसकी जो डाइट क्या है, कौन सी डाइट लेता है, डाइट की जो प्रॉपर टाइमिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, उससे एजुकेट करनी है। और आपको क्या करना है, ऐसी डाइट आपको उसको बतानी है कि जो उसकी हेल्थ को प्रोमोट करें, जो उसकी हेल्थ को सपोर्ट करें। और उसके अलावा आपको उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है। किस तरह करना है कि आपको पेशेंट के बारे में आगाह करना है, उनको बताना है उसकी फैमिलीज़ को कि इसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जो सारे मसले हो रहे हैं वो आपको क्या करना है, उसकी फैमिलीज़ को बताने हैं कि इसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, उनके वालिदैन को, उसकी फैमिली को बतानी है। और उसके अलावा फॉलोअप एंड रेफरल, इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, डेवलप अ केयर प्लान। आपको एक ऐसा प्लान डेवलप करना पड़ेगा जिसमें आपको क्या करना है, पेशेंट की बहुत सारी केयर करनी है, और जिसमें आप अच्छे से केयर कर सकें पेशेंट की। और अगर उसकी पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही है ज़्यादा, तो फिर आपको क्या करना है, उसको रेफ़र करना है स्पेशलिस्ट के पास, जो उस डिज़ीज़ का स्पेशलिस्ट है, जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है। आपको क्या करना है, उस पेशेंट को उसके तरफ रेफ़र करना है, और उसे समझाना है रेगुलर फॉलोअप के लिए कि ये क्या होता है और किस तरह किया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने बात की लिवर डिजीज़ की, और उसमें कौन सी हमें न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, गाल स्टोन की फॉर्मेशन किस तरह होती है और कौन सी न्यूट्रिशन हमें उसमें लेनी चाहिए। और उसके अलावा इन द लास्ट वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ नर्स, कि नर्स का रोल क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आया होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हों तो आपके पास कॉपी एंड पेन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो हम यहाँ पे लिखते तो नहीं हैं, लेकिन आपको हम ज़बानी बता रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास पेन एंड कॉपी होगी तो आप इजीली उन चीज़ों को नोट करते जाएंगे। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।